हेलो एवरीवन। सो नेशनल इनकम में हमने वैल्यू एडेड मेथड कर लिया था, अब इनकम मेथड पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एनडीपीएफसी निकलता है ना। नेशनल इनकम तीनों मेथड में किसी से डायरेक्ट नहीं निकलता है, हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से जैसे जीडीपीएमपी निकल रहा था उसी तरह से इनकम मेथड से हमारा एनडीपीएफसी निकलेगा। ठीक है, और फिर एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम में हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। सो देखो आप इसमें कि इनकम मेथड में आखिर क्या है। तो जितने भी फैक्टर इनकम से, है ना, जो भी इनकम आ रहा है तो इनकम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम के पर्सपेक्टिव से। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल इनकम्स दैट अक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा आर सम्ड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। इसे और क्या कहा जाता है? सो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट्स जानना। सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आता है? इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। सो जो भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है एम्प्लॉयज को, है ना, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में, उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है? सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, कैश के फॉर्म में जो भी वेजेस और सैलरी मिल रहे हैं, जैसे वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, बोनस हो गया, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, ये सभी कुछ। ठीक है, फिर है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे यहाँ जो कैश में ऊपर में मिल रहा था वही अब काइंड के फॉर्म में अलग अलग, जैसे आप कहीं काम करते हो, है ना। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो कि उन्हें सैलरी वगैरह मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। डियरनेस अलाउंस होता है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली दिया जाता है ना। अलग अलग शहरों का अलग अलग डियरनेस डियरनेस अलाउंस होता है। इसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग ये कुछ एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी पे किया जाता है। ठीक है, फिर है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो ये पैसे के अलावा, कैश के अलावा और क्या मिल सकता है काइंड में? तो जैसे रेंट फ्री होम, है ना, फ्री क्वार्टर मिला हुआ है, उसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। फ्री कार, आने जाने के लिए कन्वेंस यहाँ पे। फिर उसके बाद फ्री मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रंस, ये सभी कुछ जो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया। ठीक है, कैश के अलावा। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशंस मेड बाय एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लेबर वेलफेयर फंड, रिटायरमेंट पेंशन एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है, कि अब एम्प्लॉयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर ये क्या करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, उनके सैलरी से या फिर अपने तरफ से भी एम्प्लॉयज के लिए ये फ्यूचर में जो काम आए उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड। सो प्रोविडेंट फंड का मतलब जनरली क्या हो गया कि सैलरी से कुछ जो एक्चुअल जो सैलरी होता है तो उसका उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कट कर लिया जाता है और वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के नाम से वो क्या किया जाता है कि कट कर लिया जाता है, एम्प्लॉयज को डायरेक्ट वो उस समय नहीं मिलेगा, मंथली नहीं मिलेगा। सो कट करके ये क्या हो जाता है कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जब एम्प्लॉयज जॉब छोड़ता है या जब रिटायर होता है तो ये तो मिलेगा ही जो इन्वेस्ट किया है, और प्लस जो भी इंटरेस्ट अमाउंट रहता है जितना, है ना, सो वो एम्प्लॉयर्स के तरफ से दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से रिटायरमेंट और पेंशन फंड हो गया या वेलफेयर फंड्स हो गया, ये सभी चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर्स के तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में दी जाती है ना। यानी कि उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयज फ्यूचर में सिक्योर रहे, अगर वो जॉब छोड़े तो उसके पास एक अच्छा अमाउंट रहना चाहिए, है ना, ताकि उसका लाइफ स्मूथली चल सके। सो पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ गया?
सबसे पहला आएगा रेंट एंड रॉयल्टी। सो रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है? सो रेंट क्या है? रेंट तो आप जानते हो, रेंट किसे कहते हैं। तो रेंट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपके पास अगर लैंड और बिल्डिंग है तो आप उसे रेंट पे भी देते हो, ये तो आप जानते ही हो। सो रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, अगर खाली जगह है या खुद का घर है तो वो इम्प्यूटेड रेंट उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी किसे कहते हैं? तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। ठीक है, अब ये सब सॉइल एसेट्स या बहुत जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे क्या हो गया सब सॉइल एसेट्स का मतलब, जैसे किसी का लैंड है, अब उस लैंड में क्या हो गया कि कोल माइन है ना। सो अब कोल माइन वगैरह के लिए वो क्या कर दिया, उसे लीज पे दे दिया है ना किसी पर्सन को। अब वो बोल रहा है कि जितना भी टन निकलेगा उसका सर्टेन परसेंटेज मुझे चाहिए। सो अब वही रॉयल्टी हो गया। तो रेंट के अलावा यहाँ पे ये रॉयल्टी, रॉयल्टी सब सॉइल एसेट्स पे जनरली लगता है। ऐसे और भी चीजों पे रॉयल्टी लगती है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई बुक लिखा है, ठीक है, सो वो बुक लिखा आपने, उसको कॉपीराइट करवा लिया है, और अगर कोई उससे मान लेते हैं मूवी बनाना चाह रहा है, ठीक है, उस बुक पे वो क्या कर रहा है, मूवी बनाना चाह रहा है। सो अगर वो आप उसको अलाउ करोगे तो वो बनाएगा, और उसके लिए वो सर्टेन अमाउंट आपको पे करेगा। उसी तरह से पब्लिशिंग हाउस को भी आप दे सकते हो प्रिंट करवा के वो सेल करने के लिए, और जितना भी सेल होगा उसका सर्टेन अमाउंट आपको मिलेगा रॉयल्टी के फॉर्म में। ठीक है, सो रॉयल्टी भी रेंट के ही जैसा होता है, बट ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग के बजाय सब सॉइल एसेट्स पे या आर्टिस्टिक वर्क्स पे हमें ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट। So interest refers to amount received for lending funds to production unit. Interest income includes interest on loans taken for productive services only. So interest यहाँ पे क्या हो गया कि interest जब आपको मिल रहा है ना, interest amount received for lending funds to production unit, किसी को अगर आप पैसे दे रहे हो so उसके बदले में जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो आपका एक इनकम का सोर्स हो गया। सो उस इंटरेस्ट का बात किया गया। अच्छा, ऊपर में यहाँ पे एक छोटा सा आप देख लो कि इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड interest paid by government on public debt and interest paid by consumers, as such interest is paid on loans taken for consumption purpose। ठीक है, फिर उसके बाद है कि interest paid by one firm to another firm as it is already included in the profit of the firm which pays it। ठीक है, सो यहाँ पे दो दो बार हमें इंक्लूड नहीं करना है कि एक फर्म के द्वारा दूसरे फर्म को जो दिया गया। सो इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच इट पेज। तो उसके प्रॉफिट में ऑलरेडी वो चीजें इंक्लूडेड होगी, इसीलिए इसे दोबारा इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। ये सभी ऑपरेटिंग सरप्लस में ही आ रहा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आई, रेंट रॉयल्टी, और फिर इसके बाद रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो प्रॉफिट क्या हो गया? तो इट इज अ रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर थ्री पर्पसेस। तीन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉफिट में तीन पार्ट आ गया, एक कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, फिर डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। So corporate tax, it is a direct tax paid by enterprise to the government on the total profit earned by it. It is also known as profit tax or business tax. So business जो पैसे earn कर रही है, so उस वो जो पैसे earn कर रही है उस पे जो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। दूसरा डिविडेंड, तो प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है, सो वो डिविडेंड कहलाता है। और तीसरा प्रॉफिट का पार्ट हो जाता है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है? जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो रिजर्व कर लिया जाता है ना, फ्यूचर कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए, सो उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, या रिजर्व कह लो, या रिजर्व एंड सरप्लस कह लो। ठीक है, सो प्रॉफिट में ये तीन चीजें आ गई, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। चलो आगे देखिए हम लोग। सो तीसरा इसमें आ गया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या हो गया? सो इट इज अ इनकम generated by own account worker like farmers, barbers, and unincorporated enterprise like rental traders, retail traders, small shopkeepers, etc. तो इसमें मिक्स्ड इनकम का मतलब कि अगर खुद का बिजनेस है और उससे आप जो पैसे अर्न कर रहे हो, डेट इज मिक्स्ड इनकम। ठीक है, सो अब इनकम मेथड में अब तीनों को हम लोग कंपाइल करते हैं यहाँ पे। तो इससे सबसे पहला हमने देखा कि एनडीपीएफसी निकलता है। इसके कंपोनेंट्स हमने देखे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है।
ठीक है। सो कंपनसेशन में आपने देखा कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ गया। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में आया रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी ये तीन चीजें आ गई थी, ठीक है। फिर मिक्स इनकम तो आपने देख ही लिया। सो एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, इन तीनों को कंपोनेंट्स को अगर आप प्लस कर दोगे तो ये एनडीपीएफसी निकल जाएगा। और उसके बाद अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है यानी एनएनपीएफसी निकालना है, सो एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। तो जो इनकम मेथड से निकला उसमें हमें सिर्फ एनएफआईए ऐड कर देना है, सो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिकॉशंस पे। तो पहले प्रिकॉशंस देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इनकम मेथड का। सो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? तो प्रिकॉशंस में है ट्रांसफर इनकम लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज सच रिसीट आर not connected with any productive activity and there is no value addition. So अगर जो ट्रांसफर इनकम है, देखो फैक्टर इनकम को ही सिर्फ इंक्लूड करते हैं, स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा, ठीक है। सो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि उसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी जा रही है ना, प्रोडक्टिव एक्टिविटी उसके लिए हो नहीं रहा है, इसीलिए इसे हम लोग इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सो जो सेकेंड हैंड गुड्स होंगे, है ना, सेकेंड हैंड गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हो विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि एक बार जब वो ओरिजिनली सेल हुआ होगा, जैसे मान लेते हैं ये मैंने ओरिजिनल परचेज किया, ठीक है, और इसे अगर फिर से अगर सेल कर दिया जाए तो बार बार इनकम जनरेट नहीं होगा। एक बार इनकम किसी ने इससे जनरेट कर लिया, जिसने मुझे सेल किया होगा, तो वो पहले क्या हो गया, इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम में। और फिर अगर मेरे द्वारा फिर से ये सेल किया जाएगा, ठीक है, सो वो फिर इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर है उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड as such transaction do not contribute to current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve change of title only. ठीक है। तो जो भी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स जो हो रहे हैं, सो इन सभी को, है ना, इन सभी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, बार बार इसके इनकम को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये पेपर क्लेम्स है, ये बार बार टाइटल बस चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी करंट फ्लो गुड्स और सर्विसेज का नहीं हो रहा है, इससे कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स like income from lotteries, horse race are not included as there is no productive activity connected with them. So windfall gains का मतलब यहाँ लॉटरी वगैरह से जो पैसे अगर आप अर्न कर रहे हो, so इसके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की जाती है, इसीलिए ये जो गेन्स होता है इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है imputed value of services provided by owners of production units will be included, ठीक है। so imputed services of provided by owners of productive unit, तो यहाँ पे क्या हो गया, imputed value of owner occupied house, interest on own capital, production for self consumption, so ये सभी इंक्लूड होगा उसका imputed value। तो imputed value का मतलब estimated या intrinsic value होता है, will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services. Okay, now payment out of past saving like death duties, gift tax, wealth tax, etc. are not included in the national income because they are paid out of wealth or past saving and do not add to current flow of goods and services. तो ये सभी जो past saving जो है, तो इन पे जो भी ये past saving है ये include नहीं होंगे, ठीक है, उस पे अगर जो पेमेंट्स हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, हाउएवर दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि अभी हम लोग फैक्टर कॉस्ट का निकाल रहे हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन फॉर्मूला आपको पता चल गया है ना। अब यहाँ पे एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी अब डेटा आप देखो तो डेटा से आपको पता चलेगा कि इनकम मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एनडीपीएफसी निकालना है तो हम लोग को देखना है क्या क्या है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 1000, है ना, 1000 दे रखा है, सो 1000 हमने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या क्या पार्ट दे रखा है, तो रेंट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, सब दे रखा है। सो यहाँ पे 400 इंटरेस्ट हो, रेंट हो गया,
फिर 200 रॉयल्टी हो गया, 500 हमारा इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट 500 हो गया, और प्लस फिर मिक्स्ड इनकम हो गया। तो सभी को प्लस कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। सो हमें एनडीपीएफ से ही निकालना था। सो सब कैलकुलेट करके हमारा आया 3600 करोड़। सो ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन में आपके मेंशन रहेगा, ये आप छोड़िएगा मत, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, हमें जीएनपीएमपी निकालना है। अब डेटा दे रखा है, तो डेटा से हमें पता चल रहा है कि इनकम मेथड का यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। इससे इसमें क्या हो गया कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप जब एडवांस हो जाओगे, यानी कि आप जब इस पे आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा, सो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले एनडीपीएफ से निकालते हैं, क्योंकि इनकम मेथड से हमारा एनडीपीएफ से निकलेगा। सो एनडीपीएफ से यहाँ पे आप जब निकालोगे, उसमें क्या हो गया, फॉर्मूला तो वही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो अब देखते हैं क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है। हाँ दे रखा है, 100 दे रखा है हमारा। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है। फिर उसके बाद आप कहीं देखो रॉयल्टी तो नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे रखा है, जैसे आप देखो डिविडेंड दे रखा है। फिर डिविडेंड ही बस दे रखा है, ठीक है। अच्छा सेविंग भी दे रखा है, डिविडेंड और सेविंग दे रखा है, ठीक है। सो सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, तो यहाँ पे 100 तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया। फिर 1000 हमने रेंट ले लिया, ठीक है। फिर हमने 200 लिया है क्या, सो मिक्स्ड इनकम। सो ये मिक्स्ड इनकम तो बाद में लेंगे, 200 अभी हमारा, और कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है। अब देखो 200 हमारा और क्या हो गया, इंटरेस्ट है ना, 200 हमने इंटरेस्ट लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम 500 हमने क्या लिया, तो डिविडेंड लिया, ठीक है। सो डिविडेंड को ले लिया, और फिर उसके बाद हमारे पास सेविंग भी था, तो सेविंग को 400 हमने ले लिया, और उसके बाद फिर मिक्स्ड इनकम ले लिया हमने, ये 200। सो इससे हमारा एनडीपीएफसी आ गया 2400, ठीक है। अब इससे हमें जीएनपीएमपी निकालना है, सो कन्वर्ट करेंगे एनडीपीएफसी। अब देखो ग्रॉस ग्रॉस का काम करना है, तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। फिर नेशनल का काम करना है तो एनएफआईए, और फिर हमारे मार्केट प्राइस का काम करना है तो एनआईटी, ठीक है। सो अब ये सब दे रखा है या नहीं दे रखा है, आप देख लो। तो सबसे पहले 2400 तो हमारा निकल गया एनडीपीएफसी ऊपर से। उसके बाद अब देखो कि डेप्रिसिएशन, तो क्या डेप्रिसिएशन दे रखा है, सो दे रखा है 400 डेप्रिसिएशन दे रखा है। उसके बाद एनएफआईए क्या दे रखा है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है -20, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये हम लोग माइनस करेंगे, और उसके बाद फिर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो हाँ निकाल के दे रखा है 900। अगर मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज रहता तो क्या करते, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब इन सभी को करने के बाद हमारा आंसर आ गया 3680 करोड़, ठीक है। ये हो गया जीएनपीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दो क्वेश्चन देख लिया हमने। अब यहाँ पे कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है। तो नेशनल इनकम अब पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें सबसे पहला वही तरीका हम लोग अपनाएंगे एनडीपीएफसी के लिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो अब देखो कि क्या हमारा कंपनसेशन दे रखा है, 3300 करोड़। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अब देखो कंफ्यूज करने के लिए वेजेस इन काइंड भी दे रखा है ना। सो अगर हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, तो यहाँ पे वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, इस सभी से कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं दिया रहता कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हम लोग ऐड करके निकालते, लेकिन दे रखा है, सो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। ये हम लोग कट कर देंगे, मतलब यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है वेजेस इन काइंड का। सो हमने डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया 3300 करोड़। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, सो ये डायरेक्ट ही दे रखा है, देखो 5000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा उसके बाद आगे क्या दे रखा है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, फिर मिक्स्ड इनकम हमारा दे ही रखा है 16100, सो ये आ गया 34400, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास हमें निकालना है एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी में हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो एनडीपीएफसी आ गया, उसमें सिर्फ हमें एनएफआईए ऐड कर लेना है ना। तो नेशनल ही हमारा चेंजेस है, तो नेशनल में हमारा एनएफआईए ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा। तो एनएफआईए देखो, एनएफआईए हमारा क्या दे रखा है,
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 300, तो ये हम लोग प्लस करके निकाल लिए 34,700 करोड़। अब देखो, आप देखोगे जब क्वेश्चन में, तो इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ इसमें हमारा जरूरत नहीं है। सो कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे इसमें वेजेस इन काइंड का जरूरत नहीं पड़ा, है ना, फिर इनडायरेक्ट टैक्स का जरूरत नहीं पड़ा, फिर आप देखो, फिर इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जरूरत नहीं पड़ा, है ना, नेट एक्सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा, तो इन सभी का जरूरत नहीं पड़ा। ये सभी बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए हुए हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। और ये कब आएगा, तो ये जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये आएगा आपका। सो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। सो इनकम मेथड का मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को डील करेंगे। आप और भी वीडियोस देख सकते हो, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में आपका दोनों है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैंने अपलोड कर रखा है, काफी सारे वीडियोस हैं उसमें, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।